Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Study Band. So guys, in the last lecture we have completed the topic budgetary control and I hope अब आपको वो topic अच्छे से क्लियर है. एंड वन मोर थिंग, उसमें मैंने आपको लेक्चर के एंड में कुछ MCQs भी दिए थे जिसके लिए मैंने आपको कहा था दैट यू हैव टू गिव मी द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. बट मुझे किसी के भी आंसर्स नहीं आए कमेंट सेक्शन में. ऐसे जनरल कमेंट्स तो आए बट आई वांट कि आप मुझे उन MCQs के आंसर्स भी दें. आई थिंक शायद आपने भी लेक्चर को एंड तक नहीं देखा होगा, दैट्स वाई आपने आंसर नहीं दिया. बाकी वेन एवर यू विल गेट द टाइम आप मुझे उनके आंसर्स बताइएगा सो दैट मैं ये डिसाइड कर पाऊँ कि आपको वो क्लियर है अच्छे से या नहीं, फिर ही मैं उसके ऊपर एक लेक्चर भी लेके आऊँ. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल ऑडिट. स्टार्ट करते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ ऑडिट. टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल ऑडिट, बट पहले पता हो कि इस ऑडिट वर्ड का मीनिंग क्या है. रीड करते हैं. It is a generic word which means to examine something thoroughly. Audit क्या है? ये एक general word है. Generic means general, जिसका क्या मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जामिन करना थॉरली, अच्छे से किसी चीज़ की एग्जामिनेशन करना, उसे हम कहते हैं ऑडिट. और अगर बात करें हम इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम है अकाउंट्स, तो हमें अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए कि ऑडिट का मीनिंग क्या है. ओके, इट इज़ द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ऐसे जनरल बात की तो हमने कहा कि ऑडिट का मतलब है किसी चीज़ को एग्जामिन करना, बट अगर हम बात करें अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका मतलब है इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की. ठीक है, अब आप सोचेंगे इंडिपेंडेंट वर्ड का क्या मतलब है. इंडिपेंडेंट का मतलब है यहाँ पे अनबायस्ड होना चाहिए. इंडिपेंडेंट ऐसे इन जनरल हम बोलते हैं दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स. और यहाँ पे इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, ऐसा पर्सन जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा. दैट्स वाई ऐसे होता है ना जनरली कंपनीज में कि वो एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं एंड दैट पर्सन इज नॉट एक्चुअली द मेंबर ऑफ द बिजनेस, वो एक आउटसाइडर होता है. और अब क्योंकि वो आउटसाइडर है, उसकी बिजनेस के साथ कोई भी जान पहचान नहीं है, तो वो कोई भी उसमें पक्षपात नहीं करेगा, बायसनेस नहीं लाएगा. देयरफॉर हम कह रहे हैं ऑडिट का क्या मतलब है कि वो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करें कि ठीक से बनी है या नहीं. तो व्हाट वी विल वांट कि वो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन रहे, उसमें कोई भी घपला ना हो. ओके, और वो कौन करता है, यहाँ पे लिख दिया है बाय द ऑडिटर. मैंने अभी बताया कि हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे दैट इज टू कंफर्म द एक्यूरेसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या 3 पार्ट्स होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, अब वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानना है कि वेदर वी हैव प्रिपेयर्ड देम एक्यूरेटली और नॉट. उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑडिट करवाते हैं. और ऑडिट करवाने के लिए हम जिस पर्सन को अपॉइंट करते हैं दैट इज नोन एज ऑडिटर. क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इन अदर वर्ड्स इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय एन ऑडिटर followed by the physical checking of inventory to make sure that all departments are following documentary system of recording transactions. ऐसे तो हमने मीनिंग समझ लिया क्या मतलब होता है ऑडिट का, बट अगर दूसरे वर्ड्स में बात करें तो क्या है, ये एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जिसको ऑडिटर करता है. उसमें करेगा क्या कि वो फिजिकल चेकिंग भी करेगा इन्वेंट्री की, कि जैसे आपने कोई स्टॉक बता रखा है कि आपका 5 लाख का स्टॉक है गोडाउन में, तो जब ऑडिटर सारी चीज़ें एग्जामिन करेगा वही देखेगा कि अगर आपने इन्वेंट्री की वैल्यू शो करी है 5 लाख, क्या एक्चुअल में आपके गोडाउन में उतने का स्टॉक है भी या नहीं. यही श्योर करने के लिए, टू मेक श्योर कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करा है. डॉक्यूमेंट्री सिस्टम क्या होगा, वही वाउचिंग वाला स्टेप, की वो उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं कि ये वो प्रूव कर पाएँ कि हाँ देखिए हमारा ये वैल्यू का स्टॉक है और इसका ये हमारे पास प्रूफ पड़ा है ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स. वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं बट दे शुड बी रिकॉर्डेड ऑन सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. क्लियर है यहाँ तक? इट इज़ डन टू असर्टेन द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. वही रिपीट हो गया कि ऑडिट क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू असर्टेन, ये जान सकें कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी कितनी है. जो प्रोवाइड कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन. प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन किसको प्रोवाइड करता है, टू दी ऑडिटर, क्योंकि हम ऑडिटर को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर सम टाइम सौंप देते हैं कि ये लो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से एग्जामिन करो और बताओ कि हमने अपनी स्टेटमेंट्स ठीक से बनाई हैं या
नहीं बनाई है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर है अच्छे से व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑडिट। अब ऑडिट का मीनिंग तो क्लियर हो गया आपको, मैंने बताया कि इन जनरल क्या है, ये एग्जामिनेशन है। बट के स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आ सकता है कि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है फिर, या फिर ऑडिट और इंस्पेक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। ऑडिट आपने पढ़ लिया, ऑडिट बोलो, और ऑडिटिंग। ऑडिटिंग टर्म हम कब यूज करेंगे, जब हम ऑडिट कर रहे होंगे। ऑडिटिंग इज द प्रोसेस इन विच वी परफॉर्म ऑडिट। लाइक जैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, ऐसे तो हम जनरल क्या बोलते हैं, वो अकाउंट्स है जो हम बना रहे हैं। बट इस प्रोसेस को बनाने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग। वही समराइजिंग क्लासिफिकेशन आ जाएगा, तो हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस है और अकाउंट्स हम बनाते हैं। सिमिलरली हम बोलेंगे कि हम ऑडिट करते हैं, और ऑडिट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑडिटिंग। तो ऑडिट या ऑडिटिंग यहाँ पे आप एक ही टर्म समझें एक बार के लिए। ओके, ऑडिटिंग इज द जनरल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू चेक इट्स करेक्टनेस एंड ट्रूथफुलनेस। वही मीनिंग है जो हमने पहले पढ़ लिया, बस यहाँ पे मीनिंग को थोड़ा ट्विस्ट करके लिख दिया है। क्या है, ये जनरल एग्जामिनेशन है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, क्या चेक करने के लिए कि वो करेक्ट बनी है और क्या वो ट्रूथफुल है, उनमें कुछ भी फेक चीज़ें ना डाली हो। इट इज़ मैंडेटरी फॉर सम ऑफ द बिजनेस कंसर्न्स। अब मैंने आपको कहा कि ऑडिट होता है, हमने अपनी बुक्स को एग्जामिन करवाना होता है, बट कुछ फर्म्स के लिए ऑडिट मैंडेटरी होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई लार्ज स्केल बिजनेस में काम कर रही है जिनकी टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए मैंडेटरी बन जाता है कि आपको ऑडिट करवाना ही करवाना है, एंड इट इज़ परफॉर्म्ड बाय एन ऑडिटर। और आपको याद रखना है ऑडिटर मोस्टली कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, अब इन्वेस्टिगेशन क्या होगा फिर, इन्वेस्टिगेशन है इट इज़ द क्रिटिकल एग्जामिनेशन विच इज़ परफॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस सच एज डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। इट इज़ ऑप्शनल। अब ऑडिटिंग मैंने आपको बताया जनरल एग्जामिनेशन है जिसमें हम अकाउंट्स की बुक्स को चेक करते हैं, और ये मैंडेटरी भी होती है फॉर सम ऑफ द बिजनेस कंसर्न्स। बट इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है। क्रिटिकल हम बोल रहे हैं क्योंकि ये हम परफॉर्म तब ही करते हैं जब हमारा कोई स्पेसिफिक पर्पस हो। सपोज कोई ऑडिटर था, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन कर रहा था, एंड एट दैट टाइम उसको डाउट होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई फ्रॉड है जो मैनेजमेंट ने कर रखा है। अब वो चाहता है कि उस फ्रॉड की तह तक जाए, वो देखे अच्छे से कि किसने फ्रॉड करा, क्या रीज़न था फ्रॉड का, कितने का फ्रॉड करा है, और इस फ्रॉड की वजह से क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो क्या हो रहा है, वो हम क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं उस चीज़ को, और एक स्पेसिफिक पर्पस है हमारे पास कि हाँ हम फ्रॉड के लिए ही ज़्यादा टाइम लगाएंगे। अब तो वो क्या है, एक तरह से हम उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो जनरली बात करें तो ऑडिटिंग है सिंपल, हमने हर चीज़ को एग्जामिन किया। बट हर चीज़ को एग्जामिन करने के बाद अगर कोई एक सर्टन लूप होल या स्पेसिफिक चीज़ हमें ऐसी दिखती है कि जहाँ पे हमें लगता है ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, दैट विल बी दी इन्वेस्टिगेशन। तो आई होप आपको क्लियर है डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ओके, नाउ कम टू डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इंस्पेक्शन। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ऑडिटिंग का मीनिंग तो वही सेम रहेगा, बट यहाँ पे इंस्पेक्शन के साथ कंपेयर करना है तो पॉइंट्स थोड़े डिफरेंट होंगे। क्या है, ऑडिटिंग इज अबाउट दी पास्ट। ऑडिटिंग क्या है, ये पास्ट से रिलेटेड हम कह सकते हैं। क्यों, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली होती हैं, उसके बाद हम बोलते हैं ऑडिटर को दैट कम एंड चेक अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये चीज़ हो चुकी होती है, उस चीज़ को एग्जामिन करवाने के लिए हम ऑडिटिंग करते हैं, विच इज़ परफॉर्म टू चेक द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्पेक्शन सिस्टम परफॉर्म्ड। अब क्या है, ऑडिटिंग एक तो आपको पता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए होता है। अब ये नहीं है कि हम लिमिटेड रहेंगे कि सिर्फ हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखें। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि क्या जो मैनेजमेंट थी, जो पूरे साल बिजनेस को मैनेज कर रही थी, उसने अच्छे से करा, उसने जो जो क्राइटेरिया सेट कर रखा था अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, उन्होंने वो टेक्निक्स रखी थी प्रॉपर, जिसकी वजह से वो ट्राई करें कि बिजनेस में कोई भी फ्रॉड ना हो, बिजनेस में किसी भी चीज़ की कोई भी गलती ना हो। तो ऑडिटिंग प्रोसेस जो होता है वो उन सब चीज़ों को भी एग्जामिन करता है। और इंस्पेक्शन क्या होता है, पहले इंस्पेक्शन का मीनिंग क्लियर करती हूँ, देन आई विल कम बैक टू दिस डेफिनेशन, ये जो मैंने इंस्पेक्शन सिस्टम की बात की है। ओके, इंस्पेक्शन क्या है, इट इज़ अबाउट द प्रेजेंट। इंस्पेक्शन प्रेजेंट की बात करता है, जिसका मेन फोकस किस पे होता है, ये चेक करने पे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करा गया है या नहीं। ये हमारी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को चेक करता है। सपोज गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आप ये पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते, मीन्स अगर आपने करा तो आपने लॉ का वायलेशन करा, तो क्या है, आपने कंप्लायंस नहीं की उन रिक्वायरमेंट्स के साथ। तो इंस्पेक्शन होता है, सिंपल उसकी क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं कि आपने उस
पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करा, कंफर्म करा या नहीं। अब ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग का ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है एज कंपेयर टू इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन ऑडिटिंग के अंदर ही आ जाता है। ऑडिटिंग में हम ये भी चेक करते हैं कि जो उन्होंने इंस्पेक्शन सिस्टम रखा था, मीन्स जो एक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की चीज़ों को चेक करने का उन्होंने सिस्टम रखा था, क्या वो भी प्रॉपर था या नहीं। तो ये डिफरेंस है ऑडिटिंग और इंस्पेक्शन में, कि ऑडिटिंग के अंदर हम इंस्पेक्शन वाले सिस्टम को भी चेक करते हैं, बट इंस्पेक्शन क्या है? सिंपल, इसमें हम ये देखते हैं कि क्या हमने कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली फॉलो करा। देन यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिखी है, ऑडिटिंग के लिए लिखा है। हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं? हु डिड इंस्पेक्शन। हम ये भी देखेंगे इंस्पेक्शन किसने करा, फिर हम देखेंगे जिसने इंस्पेक्शन करा क्या वो इतना क्वालिफाइड था भी या नहीं, एटसेट्रा। और ऑडिटिंग हमेशा प्लान्ड होता है। हमने जब भी ऑडिट परफॉर्म करवाना होता है उसकी पहले हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, बट जो इंस्पेक्शन है वो प्लान भी हो सकती है और अनप्लान्ड भी हो सकती है, जब चाहे हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। हमने ऑडिट का मीनिंग क्लियर करा, देन हमने डिफरेंस भी देखा इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन के साथ कंपेयर करके। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। वैसे तो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट आई थिंक आपको थोड़ा इसका नॉलेज होना चाहिए कि हमारे क्या क्या टाइप्स हैं ऑडिट्स के। और जो टाइप्स होती हैं ऑडिट्स की, इट डिपेंड्स ऑन दी स्ट्रक्चर। बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, उनका काम किस तरह का है और उनकी नेचर किस तरह की है, और भी कई सारे क्राइटेरिया सेट हो सकते हैं, तो इट विल डिपेंड। अब कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इनके अलावा और भी हैं, बट जनरल जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और जो इजी हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। एंड उनकी मैंने प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी, जस्ट की पॉइंट्स में लिखा है ताकि आपको पता लग जाए है क्या। ओके, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या है? नाम से तो पता लग रहा है, जो विद इन दी बिजनेस होगा, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के अंदर ही करवाते हैं। बाहर से हम ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। लाइक मैंने आपको बताया ना, ऑडिट करवाते हैं बाहर से किसी ऑडिटर को अपॉइंट करके लाते हैं, बट जब इंटरनल ऑडिट की बात आती है तो वो विद इन द बिजनेस होता है, और जो ऑडिट परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं इंटरनल ऑडिटर। और ये लेस रिलायबल होता है। क्यों होता है ये लेस रिलायबल? क्योंकि हम ऑडिट उस पर्सन से करवा रहे हैं जो ऑलरेडी बिजनेस में काम कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है? बायसनेस भी कर सकता है, देयरफॉर इट इज लेस रिलायबल। ओके, और एक्सटर्नल ऑडिट की बात करें, ये वही है जो अभी हमने मीनिंग पढ़ा। ये हम एक एक्सटर्नल ऑडिटर से करवाते हैं, आउटसाइडर से, जो जनरली कौन होता है? सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इट इज मोर ऑफिशियल, ये ज़्यादा ऑफिशियल कहलाता है एज कंपेयर टू इंटरनल ऑडिट। ये ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर कौन होगा? इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट का मीनिंग मैंने आपको बताया, दैट इज हु इज़ अनबायस्ड, जिसको बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं था, वो बिजनेस के लिए न्यू होगा, और उस टाइम पे क्या होगा? वो बिजनेस को जानता नहीं है, तो वो कोई भी बायसनेस नहीं लाएगा। देयरफॉर इट इज़ मोर रिलायबल एज कंपेयर टू इंटरनल ऑडिट। देन टॉकिंग अबाउट द टैक्स ऑडिट, अब ये भी नाम से पता लग रहा है, जो भी हम टैक्स के रिलेटेड ऑडिट करवाते हैं, क्या होगा? इसमें हम करेक्टनेस देखते हैं, हमारी टैक्स पेमेंट्स टाइम पे करवाई थी नहीं करवाई थी, जो भी टैक्स की लीगल रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफिल करा गया या नहीं करा गया, हमने क्या अपने टैक्स को ड्यू डेट्स पे डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया, कितना टैक्स पड़ा, कितनी पेनल्टी पड़ी, ये सब रिक्वायरमेंट्स हम चेक करते हैं जब हम टैक्स ऑडिट को परफॉर्म करते हैं। ओके, देन कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस हो गया वही कि आप उस चीज़ के साथ कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे एक तरह से इंस्पेक्शन टाइप ही आप समझें कि हम बस चेक करते हैं कि हमने चीज़ों के साथ कंप्लाई किया या नहीं, टू चेक द कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स। जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वेदर वी हैव कंप्लाइड विद देम और नॉट। ओके, देन टॉकिंग अबाउट द फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? इट इज़ कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अब कह सकते हो कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक पार्ट है फॉरेंसिक ऑडिट का। क्यों? इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया, इट इज़ अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन, जो हम एक स्पेसिफिक पर्पस को क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए करते हैं। वैसे ही अगर कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, आपने सुना होगा जैसे फॉरेंसिक लैब में जाती हैं रिपोर्ट्स, ठीक है, क्राइम हुआ है तो क्राइम वाली चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसकी डिटेल्स को प्रॉपरली जानने के लिए हम कौन सा ऑडिट परफॉर्म करते हैं? फॉरेंसिक ऑडिट। उस चीज़ को चेक करने के लिए कि वो एक्यूरेटली हुआ या नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन ऐसे इन जनरल होती है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं, और एक तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, और वो किसका पार्ट होती है? फॉरेंसिक ऑडिट का। ओके, देन इंटरिम ऑडिट। इंटरिम क्या होता है? इंटरिम का मतलब होता है इन बिटवीन, साल के बीच में, ठीक है। और इंटरिम ऑडिट जो होता है वो साल में 2 बार करा जाता है। ऐसे सपोज आपका ईयर है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो आपके इंटरिम ऑडिट कब कब होंगे? एक तो होगा आपका 30 जून को होगा, देन 31 मार्च को होगा, मीन्स 6 मंथ्स का गैप लेके होगा, दैट इज इंटरिम ऑडिट। देन फाइनल ऑडिट या फिर एनुअल ऑडिट की बात करें, इसका क्या मतलब है? फाइनल, जो बिल्कुल फाइनल हो चुका है,
लाइक फाइनल अकाउंट्स हैं हमारे पूरे बन चुके हैं, मीन साल के एंड में बनेंगे या वी कैन से एनुअली बनते हैं। तो जो साल के एंड में ऑडिट होता है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, उसके बाद जो ऑडिट होता है दैट इज एनुअल ऑडिट और फाइनल ऑडिट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ईयर। आपको प्रॉपर डेफिनेशंस पे नहीं जाना है, जस्ट एक ओवरव्यू ले जाए काफ़ी है। ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी हुआ ना कि जो रिलेटेड है विद द स्टैट्यूट दैट इज लॉ, तो ये वो ऑडिट है दैट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, जिसको लॉ करने को कहती है। देन कंटिन्यूस ऑडिट, कंटिन्यूस नाम से पता लग रहा है जो आप कंटिन्यूस करते रहेंगे एट सम टाइम इंटरवल्स, डन ऑन कंटिन्यूस बेसिस एट रेगुलर इंटरवल्स। होता क्या है, ऑडिटर जिस कंपनी का उसने ऑडिट करना है वो उस कंपनी में ड्यूरिंग द ईयर एग्जामिनेशन करने के लिए जाता है। ये नहीं हर दिन जाने लग जाएगा, हो सकता है उसने डिसाइड कर रखा हो कि वो हर महीने की लास्ट डेट को आएगा या महीने में 2 बार तो चक्कर लगाएगा वो एग्जामिनेशन करने के लिए, तो इट विल डिपेंड, बट क्या हो रहा है वो कंटिन्यूसली आएगा। देन कम टू फाइनेंशियल ऑडिट, यही हमारा मेन टॉपिक है एंड इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑडिट। तो अब हम समझेंगे डिटेल में फाइनेंशियल ऑडिट। और आपने अगर सिलेबस भी देखा है तो जो कैश बुक लिखा है टॉपिक वहाँ पे उसके साथ ही है ये फाइनेंशियल ऑडिट, दैट्स वाई वी आर स्टडिंग इट। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं हम मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट क्या है, फाइनेंशियल हो गया पैसों से रिलेटेड, जो हमने ऑडिट का मीनिंग पढ़ा समहाउ पूरा उसी से ही रिलेटेड है ये। देखिए, इट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एन एंटिटी। अब एंटिटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, तो उसी की एग्जामिनेशन को हम कहते हैं फाइनेंशियल ऑडिट बाय अ सर्टिफाइड थर्ड पार्टी एग्जामिनर। जो कौन करता है, एक सर्टिफाइड थर्ड पार्टी एग्जामिनर, मीन कोई क्वालिफाइड पर्सन होता है, और वो कौन है मैंने आपको बताया, ऑडिटर है, दैट इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, and ensures that the accounts presented to the stakeholders are accurate and justified। वही ऑडिट का ही मीनिंग आ गया यहाँ पे, पैसों के रिलेटेड है, फाइनेंशियल है, ऑडिट में भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे, यहाँ भी यही है, फाइनेंशियल वर्ड लग गया जस्ट। ओके, क्या करता है, ये इंश्योर करता है जो हमने अकाउंट्स को प्रेजेंट करना है अपने स्टेक होल्डर्स को। बिजनेस मैंने आपको बताया ना, हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, उसका लास्ट स्टेप क्या होता है, दैट इज कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमने अपने स्टेक होल्डर्स, जिन स्टेक होल्डर्स कौन हुए, जिन पर्सन्स का इंटरेस्ट है हमारे बिजनेस में, जो हमारे बिजनेस के साथ जुड़े हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, स्टेक होल्डर्स हो गए वही यूजर्स, लाइक वही मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ओके, तो हमने क्या करना होता है, इन दी एंड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं हम उनको कम्युनिकेट करते हैं सो दैट दे कैन टेक दी डिसीजन। तो वही कम्युनिकेशन एक्यूरेट हो, वही कहा ना, अकाउंट्स जो हम प्रेजेंट करेंगे स्टेक होल्डर्स को, प्रेजेंटेशन की बात यहाँ पे क्या मतलब है, यही कि कम्युनिकेट जो हमने करना है दैट शुड बी एक्यूरेट एंड जस्टिफाइड। इसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट। क्लियर है यहाँ तक? ओके, फाइनेंशियल ऑडिट्स फोकस स्पेशली ऑन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल स्टेटस। अब क्योंकि वर्ड है फाइनेंशियल तो हमें पता है फाइनेंशियल ऑडिट का मेन फोकस किस पे रहेगा, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटस पे। और फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगती है और फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताता है, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बताती है, या आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देन फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक पढ़ा था वहाँ हमने काफ़ी अच्छे से समझा था। ओके, दिस ऑडिट प्रोवाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। आप सोचेंगे क्या वर्ड्स हैं, रीजनेबल होते हैं जो हमें काफ़ी हद तक लगता है दैट इज़ रीजनेबल, कि हाँ इतना तो हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई ऑडिटर जा रहा है एग्जामिन करने की बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक है या नहीं, ह्यूमन एरर तो हमेशा होंगे कितना भी हम डेप्थ में जाके स्टडी कर लें, ठीक है। तो ऑडिट क्या होगा, वो हमें सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ हमारी बुक्स ठीक बनी है, दैट इज़ रीजनेबल, गारंटी नहीं होती है, ठीक है। मीन्स वो एब्सोल्यूट नहीं है कि कंफर्म ही हो गया, येस दिस इज करेक्ट, पक्का ही ठीक है, कुछ भी गलती नहीं है। एज द ऑडिटर कांट गारंटी, ऑडिटर गारंटी नहीं कर सकता दैट देयर वर नो ह्यूमन एरर्स। ऑडिटर हिमसेल्फ इज अ ह्यूमन, ऑडिटर खुद भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन एरर तो होगा ही होगा, कभी भी गारंटी नहीं है कि ऑडिट हमेशा बिल्कुल एब्सोल्यूट हो और कोई भी गलती नहीं है। देयरफॉर ऑडिट जो होता है इट प्रोवाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। तो आप याद रखेंगे, यहाँ से आपको एमसीक्यू बन सकता है, वो पूछ सकते हैं कि फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है वो रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करता है या एब्सोल्यूट, देन यू हैव टू आंसर रीजनेबल, एब्सोल्यूट कभी भी नहीं करता। ओके,
This audit also ensures that the financial statements are prepared in accordance with the accounting standards. ये जो financial audit है ये भी ensure करता है, पक्का बता देता है कि financial statements जो हमने बनाई हैं they are prepared according with the accounting स्टैंडर्ड्स. अब हमारे पास डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं दैट आर अंडर दी ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ये सब इशू करवाते हैं जिसमें प्रॉपरली मेंशन करा होता है कि आपको किस चीज़ को अडॉप्ट करना है, कौन से रूल्स को फॉलो करना है वाइल डूइंग अकाउंटिंग. लाइक हम बात करें अगर इन्वेंट्रीज़ की, जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि इन्वेंट्रीज़ को या हम बोल सकते हैं स्टॉक को जब भी हम वैल्यू करते हैं उसको हम कैसे करते हैं, एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. ये तो मैंने आपको बताया कि ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है, वो तो ठीक है, वो था कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग. बट बात करें कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस चीज़ को कहता है, दैट इज AS2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, दैट इज इन्वेंट्रीज. तो जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे प्रिपेयर कर रहे हैं ना वो किसी न किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करते हैं. और यही चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बना है, या हम कह सकते हैं और किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग भी बना होना चाहिए. वही चीज़ को इंश्योर करने के लिए वो अपॉइंट दी ऑडिटर ताकि वो ऑडिट करे. Okay, the results of the financial audits are useful for banks, shareholders and other stakeholders who has interest in the company. वही बात कर दी कि जो भी financial statements का जो financial audits का result होगा कि हमें पता लग जाएगा क्या वो accurately बनी थी हमारी financial statements या नहीं, वो हमारे banks के लिए भी useful है क्योंकि बैंक क्या है, वो भी हमारे लिए स्टेक होल्डर ही हैं, या वी कैन से वो एक्सटर्नल यूजर्स हैं जिनको हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हर चीज़ पता होनी चाहिए. ये भी पता हो कि क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट थी ताकि वो ये डिसाइड करें कि वो हमें लोन दें या नहीं. देन शेयर होल्डर्स, उनको भी ये डिसाइड करना है कि क्या उनको हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. देन अदर स्टेक होल्डर्स हु सो एवर हैज़ इंटरेस्ट इन दी कंपनी. तो आई होप आपको क्लियर है अच्छे से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट. देन आफ्टर दैट फाइनेंशियल ऑडिट मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होगा, ऑडिटर एग्जामिनेशन करेगा बट एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा ना. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑडिट क्या होता है, हमेशा प्लान्ड होता है, पहले उसकी अच्छे से प्लानिंग होती है हर चीज़ की, देयरफॉर उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है. तो वो प्रोसीजर के लिए हमारे पास 4 फेजेस या वी कैन से 4 स्टेजेस होती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट्स. फर्स्ट वन प्लानिंग फेज, सेकेंड वन इंटरनल कंट्रोल्स फेज, थर्ड टेस्टिंग फेज, देन लास्ट रिपोर्टिंग फेज. वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले प्लानिंग फेज. एज आई सेड अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑडिट इज ऑलवेज प्लान्ड. तो सबसे पहले हमारी क्या होगी, प्लानिंग स्टेज होगी. ओके, इन दिस स्टेज द कॉर्पोरेशन एंगेजेस विद द ऑडिटिंग फर्म टू एस्टैब्लिश डिटेल्स सच एज नेचर ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस एटसेट्रा, एंड आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द डिटेल्स प्लान्स द रिमेनिंग ऑडिट स्टेप्स. क्या है इस स्टेज में, क्या होता है, कॉरपोरेशन एंगेज होती है विद द ऑडिटिंग फर्म. कॉरपोरेशन यहाँ पे बोल सकते हैं क्लाइंट. क्लाइंट क्या हुआ, जिस फर्म को ऑडिट करवाना है वो हम बोल देंगे कि क्या है, वो क्लाइंट है. सपोज आई एम एन ऑडिटर, मुझे किसी फर्म का ऑडिट करना है तो दैट फर्म विल बी दी क्लाइंट फॉर मी, और वी कैन से वो जो कॉरपोरेशन है वो क्लाइंट हो जाएगी. और जिस फर्म से मैं जा रही हूँ उसको ऑडिट करने में, मीन्स मेरा अपना खुद का तो बिजनेस होगा ना, मैं ऑडिटर हूँ, मैं अपना बिजनेस तो कहीं चला रही हूँ ना, तो मेरी क्या है, ऑडिटिंग फर्म है एक. ठीक है, तो ऑडिटिंग फर्म और कॉरपोरेशन मींस जो क्लाइंट वाली फर्म होगी जिसको ऑडिट होने जा रहा है वो दोनों आपस में एंगेज करेंगी. मींस उनकी आपस में पहले डिस्कशन होगी प्रॉपर, ताकि क्या हो, वो डिटेल्स एस्टैब्लिश कर पाएँ, जान पाएँ. लाइक अब ऑडिटर को ऑडिट करने जाना है तो उसको पहले प्रॉपर पता हो कि बिजनेस का क्या नेचर है, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिजनेस की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है और वो किस वे के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती थी, और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या रिजल्ट है, प्रॉपरली पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनी है, वो सब जानने के लिए सबसे पहले हम एक प्लानिंग करते हैं जिसमें ये सब चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं. वही सच एज नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर भी देखना है कि क्या नेचर है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग का है, होलसेल का है, किस टाइप का बिजनेस है वो हम देखेंगे. देन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, देन आफ्टर दैट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखेंगे. ऑब्वियसली हमने ऑडिट करने जाना है, किसका करना है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही करना है ना, तो वो चीज़ तो हमें पता होनी ही चाहिए एट्सेट्रा. एंड आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द डिटेल्स, ये सब चीज़ें जानने के बाद फिर क्या होती है, आगे फर्दर प्लानिंग होती है ताकि आगे वाले ऑडिट स्टेप्स हम
परफॉर्म कर पाएँ। ओके, तो प्लानिंग स्टेज में क्या है, सिंपल हमने चीज़ों को जानना है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, और इसमें ये भी है कि ऑडिटर पहले ही इन्फॉर्म कर देता है क्लाइंट को अबाउट द ऑडिट कि हाँ, आपकी फर्म को ऑडिट करने में आ रहा हूँ, जो भी है, मीन्स इसमें सारी डिटेल्स पहले ही क्लियर हो जाएंगी, उनमें एक एग्रीमेंट सेट हो जाएगा। देन आफ्टर दैट दे कम टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज इंटरनल कंट्रोल फेज। जैसे ही एक बार ऑडिटर ने डिसाइड किया कि आप फर्म का ऑडिट करेंगे, तो क्या होगा, अब क्या करेंगे वो, पहले तो बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल देखेंगे। इंटरनल कंट्रोल क्या हुआ, चीज़ों को किस तरह से वो मैनेज कर रहे थे, बिजनेस में कंट्रोल किस तरह का था बिजनेस में अपना। ठीक है, आफ्टर द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द ऑडिट, जैसे ही प्रॉपर प्लानिंग हो जाती है ऑडिट की टू बी परफॉर्म, जो करने जा रहे हैं, जो हमने करना है, द ऑडिटर एनालाइजेज, ऑडिटर क्या एनालाइज करता है, द डिज़ाइन एंड एक्यूरेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिटर ये चीज़ एनालाइज करता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर या डिज़ाइन है, या वी कैन से कितने एक्यूरेट हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल हम करते क्यों हैं, ताकि हम अपनी चीज़ों को, बिजनेस के जो भी रिस्क होंगे उसको रिड्यूस करें। लाइक इंटरनल कंट्रोल हम बोल सकते हैं कि जैसे बिजनेस में कैश की तो सबसे मेन रोल रहता है। ठीक है, तो कैश हमारा कहीं गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, कैश एम्बेजलमेंट ना हो जाए, तो उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट होता है जो उस चीज़ की देख रेख रखेगा। तो एक प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल हम इस्टेब्लिश रखते हैं कि हर एक चीज़ को देखने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए हमने कुछ ना कुछ तैयारी कर रखी होगी। तो इसमें क्या होगा, ऑडिटर वही चीज़ देखेगा कि क्या स्ट्रक्चर, क्या डिज़ाइन है और कितना एक्यूरेट है वो। ओके, द रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स हेल्प्स द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग द एरियाज ऑफ हाईएस्ट रिस्क। इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू ही जो मतलब अच्छे से वो प्रॉपर स्टडी करेगा जब इंटरनल कंट्रोल की, कौन, ऑडिटर। ऑडिटर को वो क्या हेल्प करेगा कि वो डिटरमाइन करे कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हायर रिस्क इन्वॉल्व है, कौन से एरियाज हैं जहाँ पे प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल नहीं था, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क की चीज़ें हो सकती हैं। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बन गई, बट फिर भी कुछ ऐसे लूप होल्स रह गए हैं जिसकी वजह से बिजनेस के लिए काफ़ी रिस्क है, तो वो चीज़ करने में हेल्प करता है। एंड इनेबल टू फर्दर डिज़ाइन द टेस्ट टू बी परफॉर्म, फिर आगे ये भी हेल्प करता है कि अब पता तो लग गया ये रिस्क है, इस चीज़ की वजह से ये गलतियाँ हुई हैं, तो क्या होगा, वो फर्दर ऑडिटर को हेल्प करता है कि वो आगे होने वाले टेस्टिंग को परफॉर्म करे कि जिसकी वजह से वो इंटरनल कंट्रोल जो गलतियां हुई थी उसको रिड्यूस कर पाए। और वो कहाँ पे होता है, इन दी टेस्टिंग फेज, दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ ऑडिटिंग प्रोसेस। अब देखेंगे टेस्टिंग फेज में होता क्या है। After looking out the prevailing internal controls in the organization, the auditor executes the testing program. जैसे ही इंटरनल कंट्रोल फेज हो जाएगा, इसमें क्या करा होगा हमने, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम प्रिवेल कर रहा होगा, मीन्स जिस तरह का हमारा सेटअप हुआ होगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑडिटर क्या करेगा फिर उसके बाद, वो एग्जीक्यूट कर देगा क्या, टेस्टिंग प्रोग्राम। मीन्स जो भी उसने इससे इंफॉर्मेशन एक्वायर करी सेकेंड स्टेज में, अब वो टेस्ट करना शुरू करेगा। टेस्ट हुआ कि जो इंटरनल कंट्रोल उसको लगा कि नहीं है, जो होना चाहिए था, वो उसको लाने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो हो, और जो उसे लगेगा कि इंटरनल कंट्रोल बना तो है बट जिस हिसाब से बनना चाहिए था वैसा नहीं है, तो वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, हर चीज़ की प्रॉपर इवेल्युएशन करेंगे और उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। द ऑडिटर असेसेस द इम्पैक्ट इन केस ऑफ एनी कंट्रोल फेलियर। ऑडिटर क्या करता है, इम्पैक्ट को असेस करता है, प्रॉपरली इवेल्युएट करता है कि कोई कंट्रोल का फेलियर तो नहीं है। इसका क्या मतलब है, कंट्रोल प्रेजेंट है बट उस तरह से फ्रेम नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था, देयरफॉर वो कंट्रोल फेल हो गया। उसकी इवैल्यूएशन करके उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, या फिर क्या होगा, कोई रिक्वायर्ड कंट्रोल, जिस कंट्रोल की ज़रूरत होनी चाहिए थी बिजनेस में, वो एब्सेंट हो, तो वो ये चीज़ें चेक करता है इन दी टेस्टिंग फेज। इन दिस टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इज डन, वही हमने कंट्रोल्स को फाइंड आउट करा कि किस तरह का प्रेजेंट है, फिर उन कंट्रोल्स का टेस्ट करेंगे हम टू इवेल्युएट, ये इवेल्युएट करने के लिए कि क्या हमारे जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट साइड हुआ वही जिस बिजनेस को ऑडिट कर रहा है ऑडिटर, वो देखेगा कि जो उनके इंटरनल कंट्रोल प्रिवेल कर रहे हैं क्या वो इतने हैं, इतने सफिशिएंट हैं कि आगे कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो वो इजीली डिटेक्ट हो जाए। अब आप देखेंगे मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है, ये है मटेरियल, तो आपको पता है, लाइक आपने मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना जब हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता था जो भी मटेरियल आइटम्स है उसका क्या मतलब होता था, दैट हैव अ बिग इम्पैक्ट, बिग इम्पैक्ट बोल लो, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे यूजर्स की
डिसीजन को इफेक्ट करेगी और जो बहुत रेलेवेंट है, जो हमें डिस्क्लोज करनी ही करनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि ऑडिटर इसमें देखेगा कि जो भी मैंने इंटरनल कंट्रोल फेज में देखा कि किस तरह का इंटरनल कंट्रोल था, क्या अब वो इतना सफिशिएंट है, मींस इतना प्रॉपर्ली फ्रेम हुआ था कि उससे इजीली जो भी मिस स्टेटमेंट हुई है, मींस जो भी गलतियां हुई हैं जो कि मटेरियल है, वो इजीली डिटेक्ट हो जाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, देन नेक्स्ट स्टेज या वी कैन से नेक्स्ट फेज ऑफ द ऑडिट प्रोसेस इज रिपोर्टिंग फेज। अब आपको याद हो जब हमने अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है, अकाउंटिंग का प्रोसेस सबसे पहले तो होता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसके बाद प्रोसेस गोज ऑन टिल कम्युनिकेशन। मतलब लास्ट स्टेज क्या होती थी अकाउंटिंग प्रोसेस की? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में क्या करते थे हम? इंफॉर्मेशन को कन्वे कर देते थे, किसको? टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कम्युनिकेट करते थे एक तरह से। क्या होता था? ये हम रिपोर्ट ही कर रहे हैं, ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना, रिपोर्टिंग करना, किसी को रिपोर्ट करना। तो ये क्या था? कम्युनिकेट करना। रिपोर्टिंग फेज में भी यही है, ऑडिटर आगे फर्दर कम्युनिकेट करता है, अपनी एक रिपोर्ट बना लेता है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाता है और उसमें वो सब लिख देता है कि अभी तक उसने बिजनेस को जैसे भी एग्जामिन करा, बिजनेस के रिकॉर्ड्स को, बिजनेस के सिस्टम को, कुछ भी जो भी, वो सब ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर देगा, क्या चीज़ गलत है क्या नहीं। देन एट द एंड वो एक ओपिनियन पे आ जाता है कि जो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू और फेयर थी या नहीं, वो एक्यूरेट थी या नहीं। एक बार रीड आउट करते हैं, देन क्लियर होगा आपको। आफ्टर परफॉर्मिंग प्रॉपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जैसे ही हमने टेस्टिंग करी, मींस कंट्रोल्स को टेस्ट करा, इवेल्युएट करा कि वो इतने ठीक थे हमारे कि आगे हम फर्दर एरर्स को डिटेक्ट कर पाएँ। अगर ठीक थे और नहीं भी थे तो उनको ठीक करने के बाद ऑडिटर क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा एक रिपोर्ट। रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा जिसमें वो क्या एक्सप्रेस करेगा? ये शो करेगा कि उसका क्या ओपिनियन है। वो अपना ओपिनियन बताता है एट द एंड, सारी एग्जामिनेशन के बाद, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो थी वो एक्यूरेट थी। वो एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता है, उस पर ओपिनियन देता है, वेदर दे आर ट्रू एंड फेयर और नॉट। ट्रू एंड फेयर क्या होता है? ट्रू मतलब उसमें सब कुछ सच्ची बातें बताई गई थी, और फेयर, फेयर मतलब बायसनेस तो नहीं थी, बिल्कुल कोई भी अनफेयर मीन्स अडॉप्ट नहीं करा था। ठीक है, तो ऑडिटर का मेन काम क्या होता है? टू रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब वैसे तो यहीं तक था आपका फाइनेंशियल ऑडिट मेन अगर बात की जाए, बट अगर किसी को थोड़ा बहुत जानना है कि ऑडिटर जो ओपिनियन देता है किस हिसाब से देता है, वो क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने आगे डिस्कस करा है। बाकी मेन आपका फाइनेंशियल ऑडिट यहीं तक था। अब ये भी है कि आगे फर्दर जब मैं इसके ऊपर एमसीक्यूज लाऊंगी, हो सकता है कोई ऐसे एक दो पॉइंट्स रह जाएं, वो हम एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर लेंगे। ओके, तो एक बार अगर आपको ओपिनियन के बारे में समझना है तो देख सकते हैं, ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, ऑडिट रिपोर्ट पे शो कर देता है कि मेरे हिसाब से क्या रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पोजीशन। ठीक है, या तो ऑडिटर देता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, या उसी को कहते हैं हम अनमॉडिफाइड या फिर क्लीन ओपिनियन, या हो सकता है क्वालिफाइड और मॉडिफाइड ओपिनियन, देन एडवर्स ओपिनियन, या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब यहाँ पे मैंने एरो क्यों डाला? क्योंकि ये दोनों जो है एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये दोनों इसी का ही पार्ट हम मानते हैं। ओके, अब वन बाय वन समझते हैं, आपको क्लियर होगा। सबसे पहले तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन या फिर अनमॉडिफाइड या क्लीन ओपिनियन। अनमॉडिफाइड हुआ जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं लाई, दैट मीन्स इट इज़ वेरी मच करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑडिटर। ऑडिटर समझता है कि सब कुछ ठीक है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी गलती नहीं है और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा कब? जब लगेगा उसको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है, प्रोवाइडेड, मैंने आपको बताया ये होगा क्या, वो सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा होगा? रीजनेबल एश्योरेंस। ये नहीं कहेगा कि एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देगा कि बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी एरर नहीं है। सिंपल वो रीजनेबल एश्योरेंस देगा और बोलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं फ्री हैं, मिस स्टेटमेंट से कोई भी एरर नहीं है और ये ट्रू और फेयर थी। ठीक है, और ये बताता है कि ये स्टेटमेंट्स बनी थी इन अकॉर्डेंस विद जीएएपी, वही जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और बाकी सारी रेगुलेशंस में जो भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना था, कंप्लाई करना था, उसी के हिसाब से बना। तो ऑडिटर वहाँ पे क्या दे देगा? अपना अनक्वालिफाइड ओपिनियन कह लो, या अनमॉडिफाइड, या फिर क्लीन ओपिनियन।
ओके, क्लियर है। देन या फिर ऑडिटर को अगर लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ मिस स्टेटमेंट्स हैं, गलतियां हैं, या फिर ऑडिटर का डिसएग्रीमेंट होता है, मींस मैनेजमेंट कुछ बोल रही है और ऑडिटर कुछ बोल रहा है। मैनेजमेंट बोल रही है नहीं हमारे हिसाब से तो ये चीज़ ठीक है, बट ऑडिटर बोल रहा है नहीं आपने यहाँ गलती करी है, मीन्स उन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है। या तो मिस स्टेटमेंट्स होंगी, एरर्स होंगे, या तो उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, या फिर ऑडिटर के स्कोप पे लिमिटेशन लगा दी जाएगी। इसका क्या मतलब है कि ऑडिटर को, पहले आपको पता होना चाहिए, ऑडिटर को राइट होता है जब आप किसी से ऑडिट करवाने जा रहे हैं, आप ऑडिटर को हर एक चीज़ अपने बिजनेस की डिस्क्लोज करेंगे। ऑडिटर जो भी डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड करेगा कि मुझे ये चीज़ बताएं, यहाँ पे कैसे शो करी है, जो भी उसको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी आपको उसको प्रोवाइड करनी होगी। बट कई बार क्या होगा, ऑडिटर कोई भी चीज़ मांगे, सपोज ऑडिटर ने देखा कि आपकी साल में आपने सेल्स नोट डाउन करके रखी है 10 करोड़ की, बट ऑडिटर को डाउट है, ऑडिटर कहता है नहीं इतना मुझे लग नहीं रहा, वो चाहता है इसके लिए एविडेंसेस हो। क्या करेगा, वो डिमांड करेगा सेल्स बिल। हो सकता है जो क्लाइंट होगा, मींस जिसका ऑडिट कर रहे हैं, वो एंटिटी क्या करेगी, वो बोलेगी हमारे पास 8 करोड़ के बिल्स हैं, 2 करोड़ के मिसप्लेस हो गए हैं। तो क्या हो रहा है, मैनेजमेंट प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट नहीं कर रही ऑडिटर के साथ, वो चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रही है। ऑडिटर तो चाहता है आगे और फर्दर कैरी आउट करना चीज़ों को, बट मैनेजमेंट क्या कर रही है, लिमिट लगा रही है उसके स्कोप पे, कि वो जो करना चाह रहा है आगे, उस चीज़ पे रोक लगा दी कि आगे वो परफॉर्म ना कर पाए। तो क्या है, दिस इज लिमिटेशन ऑन हिज स्कोप। तो पहली चीज़, या तो ऑडिटर को लगे एरर है, या ऑडिटर के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाए, या फिर ऑडिटर की लिमिटेशन लगा दे उसके स्कोप पे, या फिर ऑडिटर अनेबल हो जाए इतने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑब्टेन करने को, मीन्स जो उसको प्रूफ चाहिए वो कुछ हद तक ही मिले, मतलब बहुत सारे हैं जो मिल ही नहीं पाए, या फिर उस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाए, तब हम क्या कहते हैं कि ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देगा, क्वालिफाइड या वी कैन से मॉडिफाइड, जिसमें वो मॉडिफिकेशंस लाएगा। वो बोलेगा कि इसमें बहुत गलतियां हैं, इसके लिए ओपिनियन अब मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो बोल देगा कि ये लो क्वालिफाइड ओपिनियन है या मॉडिफाइड ओपिनियन है। ओके, क्लियर है। अनक्वालिफाइड क्या है, एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। अनक्वालिफाइड है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मिसस्टेटमेंट, कोई भी एरर नहीं है, सब कुछ ट्रू और फेयर है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना है, और एज पर जो भी उनका फ्रेमवर्क था डिसाइडेड उसी के अकॉर्डिंग बना है, सब कुछ क्लीन है, देयरफॉर क्लीन ओपिनियन भी कहते हैं। देन क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है, इसमें 4 चीज़ें आप मान सकते हैं, मिस स्टेटमेंट भी है, कह रहे हैं डिसएग्रीमेंट भी है, देन देयर इज अ लिमिटेशन भी है, और अनेबल टू ऑब्टेन दी एविडेंसेस, तब हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, क्वालिफाइड। और इसमें क्या याद रखना है मेन, कि जो इन सब का इफेक्ट होगा, ये जो भी एरर हो रहा है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कुछ भी, इसका इफेक्ट जो है मटेरियल है। मटेरियल मतलब जो रेलेवेंट है, बहुत बताना चाहिए, बट नॉट परवेजिव। परवेजिव क्या होता है, फैला हुआ, मीन्स स्प्रेडेड, ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो सारी जगह स्प्रेड हुआ, मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पूरी फाइनेंशियल में स्प्रेड हो गया है, ये एरर जितने भी दिख रहे हैं, बट क्या है यहाँ पे, बट नॉट परवेजिव, जो पूरा नहीं फैला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पूरा नहीं खराब कर रहा, कुछ हद तक है कि वो एरर मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, उस टाइम पे हम बोलते हैं दैट वी हैव क्वालिफाइड ओपिनियन। ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देता है। और बात की जाए ये एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की, मैंने आपको कहा कि ये दोनों इसी की टाइप आप माने, बाकी अगर किसी को लग रहा है कि नहीं डिफिकल्ट हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, जिसको नहीं करना है मत करे, बट आई थिंक थोड़ा बहुत तो नॉलेज ले लो आप, कि अगर इसके बारे में क्वेश्चन कुछ पूछ लें तो आप इजीली आंसर कर पाएँ। एक तो आप याद रख लें कि ये 4 टाइप्स के ओपिनियन होते हैं, देन आप याद रखें, थोड़ा बहुत याद कर लें कि कब कौन सा ओपिनियन दिया जाता है। बाकी मैंने भी इन शॉर्ट ही लिखा है, कोई काफ़ी डिटेल में नहीं लिखा है, जस्ट एक ओवरव्यू लेके आप पढ़ ही लें इसको। ओके, अब मैंने कहा ये दोनों इसी की टाइप्स मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला क्वालिफाइड में क्या होगा, ये सब चारों चीज़ें आ जाएंगी। अब एडवर्स ओपिनियन क्या होगा, ऑडिटर तब देगा अपना ओपिनियन एडवर्स। एडवर्स क्या होता है, जैसे वर्ड तो हो गया कि बहुत बेकार, बहुत खराब है, ठीक है। तो एडवर्स ओपिनियन कब देता है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर होते हैं, मिस स्टेटेड होती है, और मैनेजमेंट के साथ उसका डिसएग्रीमेंट होता है। रुको एक बार मैं क्लियर करती हूँ। जब मैनेजमेंट के साथ क्या होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, सिर्फ पहले 2 की बात करी हूँ, और जब मिस स्टेटमेंट होगी, ये दोनों होंगे, तब हम क्या बोलेंगे कि एडवर्स ओपिनियन है। बट यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा एडवर्स ओपिनियन में, कि मटेरियल तो होगी, वो उसका जो इफेक्ट होगा ये सब एरर्स का मटेरियल होगा, और वो परवेजिव भी होगा, मतलब फैला हुआ होगा, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खराब कर रहा होगा। बट क्वालिफाइड में क्या था, वो परवेजिव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल था। देन टॉकिंग अबाउट द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, इसमें क्या होता है, जब ऑडिटर अनेबल हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या ओपिनियन दूँ उसके बारे में, देन
ही गिव्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जब ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन एप्रोप्रिएट एविडेंसेस, ये एप्रोप्रिएट एविडेंसेस उसको नहीं मिलते या फिर उसके काम पे लिमिटेशन लगा दी जाती है या फिर लिमिटेशन लगाते हैं ये। तो जब ये दोनों होंगी, लिमिटेशन होगी और एविडेंसेस नहीं मिलेंगे, तब क्या वो देगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर भी इन शॉर्ट अगर आपको दोबारा देखना है कि ओपिनियन के बारे में मैंने आपको क्या बताया, एक बार बताती हूँ। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बोला कि ऑडिटर 4 तरह के ओपिनियंस दे सकता है। एक क्या होगा, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। देन सेकेंड वन मैंने बोला वो क्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकता है। देन थर्ड वन एडवर्स ओपिनियन, एंड देन एट द लास्ट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब इनकी क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं। सबसे पहले तो अनक्वालिफाइड की बात करते हैं, जब उसको लगे ट्रू और फेयर है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इसकी तो बात ही नहीं होगी, फिर बस सीधे उसने दे दिया कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन है और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट बनी है, ये बात ही खत्म हो गई। देन टॉकिंग अबाउट द क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड में मैंने आपको क्या कहा, जब लगेगा हमें कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड है, हमें लगेगा कि हमारे स्कोप पे लिमिटेशन लगा दी है, हमें लगेगा हमारा मैनेजमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट हो गया, या हमें लगेगा कि हम जितने हमारे एविडेंसेस हमें मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, तब हम बोलेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन है। और ये सब का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, मटीरियल होगा बट नॉट परवेजिव। मतलब इतना भी फैला हुआ नहीं है एरर वो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी खराब हो जाए। तो जब ये कंडीशंस होंगी तब ऑडिटर क्या देगा, क्वालिफाइड ओपिनियन। देन मैंने आपको कहा कि यहीं से निकल आएंगे एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। पहले बात करें अगर एडवर्स ओपिनियन की, तो वो कब होगा, जब मैनेजमेंट को लगेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड है और जब उसको लगेगा कि उसका डिसएग्रीमेंट हुआ है मैनेजमेंट के साथ, एट दैट टाइम ही विल गिव दी एडवर्स ओपिनियन। और यहाँ पे मटेरियल भी होगा उसका इफेक्ट, बट यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगी, वो मटेरियल के साथ साथ परवेजिव भी होगा। तो दिस इज अबाउट दी एडवर्स ओपिनियन। देन टॉकिंग अबाउट दी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, कब होगा, जब ऑडिटर को लगेगा उसके स्कोप पे लिमिटेशन लगा दी और उसके पास इतने सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है, इस टाइम पे क्या हो जाएगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और इसमें भी इसका इफेक्ट क्या होगा, मटेरियल होगा, साथ ही साथ परवेजिव भी होगा। नो आई थिंक आपको ऐसे ज़्यादा और क्लैरिटी मिल गई होगी कि कब ऑडिटर किस तरह का ओपिनियन देगा। ओके, अब क्या करते हैं, एक बार जितना भी अभी तक हमने पढ़ा फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में पूरा समराइज कर लेते हैं, देन वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर। ओके, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ऑडिट का मीनिंग। ऑडिट क्या होता है, वी कैन से इट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या अगर जनरली बात करें तो क्या है, किसी भी चीज़ की एग्जामिनेशन करना थॉरली। ओके, दिस इज अबाउट द ऑडिट। देन मैंने आपको बोला वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, लाइक मैंने आपको उसमें बताया एनुअल ऑडिट होता है, फाइनल ऑडिट कह सकते हैं, कंटिन्यूस ऑडिट होता है, सो ऑन, जैसे जैसे मैं आपको समझाती गई। फिर उसके बाद इन दी एंड मैंने आपको बताया एक टाइप होती है उसकी फाइनेंशियल ऑडिट, और यही मैंने आपको बताया हमारा मेन टॉपिक है। और फाइनेंशियल ऑडिट में सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग बताया, क्या बताया कि फाइनेंशियल ऑडिट हम किससे परफॉर्म करवाते हैं, बाय अ क्वालिफाइड पर्सन, दैट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ऑडिटर। ठीक है, ये एक ऑडिटर परफॉर्म करता है फाइनेंशियल ऑडिट को। और ये फाइनेंशियल ऑडिट का मेन फोकस क्या होता है, फॉर एग्जामिनिंग दी फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटस को एग्जामिन करता है कि वो एक्यूरेट है या नहीं। एक्यूरेसी किस चीज़ की चेक करेगा, कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही आगे हमें हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस बताएगी। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी बनाई होंगी, क्या ये एक्यूरेट बनी थी या नहीं बनी थी, ये कौन बताएगा, हमें फाइनेंशियल ऑडिट, जो कौन करेगा, ऑडिटर करेगा। ठीक है, देन मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ऑडिट क्या है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट है, एक प्रोसेस है जो हम प्रोसीजर एक प्रॉपर फॉलो करके परफॉर्म करते हैं। देन इससे पहले मैंने आपको बताया था ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस। देन आई क्लियर्ड द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ऑडिटर क्या है, एक जनरल एग्जामिनेशन है जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इवेल्युएट करने के लिए करते हैं, प्रॉपरली एग्जामिन करते हैं कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेट है या नहीं। देन इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, और ये हम ज़्यादातर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस करते हैं। वही मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हमें एग्जामिनेशन करते टाइम, मीन्स ऑडिट करते टाइम लगे कि कोई एक जगह पे फ्रॉड हुआ है और उसको प्रॉपरली उसकी तह तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे उस चीज़ को,
और उसी प्रोसेस को कहेंगे इन्वेस्टिगेशन, जो हम एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए करते हैं। देन कंपेयर करें इसको इंस्पेक्शन के साथ, तो मैंने आपको कहा ऑडिट क्या होता है, इज लिंक विद द पास्ट, जो ऑलरेडी हो चुकी है चीज़, लाइक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई हैं हम उसको ऑडिट करते हैं। बट इंस्पेक्शन क्या होती है, इंस्पेक्शन प्रेजेंट होती है जो हम रेगुलरली चेक करते रहते हैं क्या हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाई करा है। मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स चेक करता है इंस्पेक्शन। और ऑडिट जो है वो ये भी चेक करता है कि हमारा इंस्पेक्शन सिस्टम ठीक भी था या नहीं। तो ऑडिट जो होता है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है एज कम्पेयर टू इंस्पेक्शन। दिस इज द डिफरेंस। देन आ जाते हैं, ये फाइनेंशियल ऑडिट का प्रोसेस था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज प्लानिंग फेज। इसमें हम प्लानिंग करते हैं, क्या करता है ऑडिटर, प्लान करता है, डिस्कशन करता है विद द क्लाइंट कि किस तरह का आपके बिजनेस का नेचर है, आपके बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। देन ही स्टडीज दी एंड प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट इन द बिजनेस कि किस तरह से वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। देन ऑडिटर ये भी देखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या किस तरह से प्रेजेंट कर रखा है, जो भी है स्टार्टिंग में डिसाइड हो जाता है। और ऑडिटर ये भी डिसाइड करता है वो किस तरह का ऑडिट करेगा, कंटिन्यूस करेगा कि एनुअल करेगा, साल में कंटिन्यूसली आके ऑडिट करेगा टाइम टू टाइम, या फिर उसने साल के एंड में करना है। तो सब कुछ जो भी है इन एडवांस डिसाइड हो जाता है, एक तरह से यहाँ पे अग्रीमेंट बन जाता है। जैसे ही डिसाइड हो जाती है, प्लानिंग हो जाती है, उसके बाद ऑडिटर कैरी आउट करता है नेक्स्ट स्टेप। उसमें क्या होता है, दैट इज इंटरनल कंट्रोल फेज। इंटरनल कंट्रोल फेज में क्या होता है, ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करता है, देखता है कि किस तरह का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रिवेल कर रहा है बिजनेस में, जिसकी वजह से ऑडिटर को हेल्प हो जाती है कि वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन से एरियाज में ज़्यादा रिस्क है। जैसे ही वो इवेल्युएशन कर लेता है कि किस तरह का इंटरनल कंट्रोल है, देन नेक्स्ट स्टेज वो परफॉर्म करता है ऑडिटिंग में, कौन सी, टेस्टिंग फेज। यहाँ पे वो कंट्रोल्स को टेस्ट करता है। टेस्ट इन द सेंस वो देखता है कि हमारे कौन से कंट्रोल्स हैं जो प्रेजेंट थे बट गलत थे, प्रॉपरली फ्रेम नहीं करे गए थे, या फिर ऐसे कौन से इंटरनल कंट्रोल्स थे जो होने चाहिए थे और नहीं है। देन ही डज द टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट। लाइक मैं आपको यहाँ पे अगर एग्जांपल दूँ, तो अगर जैसे ऑडिटर को लगता है कि सेल्स हमारी 10 करोड़ की हमने बिजनेस में शो करी है, बट कैसे करी है इसके कुछ हमें एविडेंसेस दें, तो क्या होगा, ऑडिटर अब वन बाय वन सारे बिल्स को तो चेक करेगा नहीं, क्योंकि 10 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट। तो क्या होता है, ऑडिटर एक स्टेप उठाता है, दैट इज सैम्पलिंग। ऑडिट में हम क्या करते हैं, ऑडिट सैम्पलिंग की कुछ सैंपल्स उठा लेता है, जहाँ जहाँ से उसको लगता है, रैंडम सैम्पलिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग होती है, रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। बट सिंपल आप देखें कि जब वो टेस्टिंग करता है वहाँ पे वो सैम्पलिंग भी परफॉर्म करता है। उसको अगर लगता है कि जब उसने इंटरनल कंट्रोल को देख लिया कि किस तरह का है, अगर उसको लगे कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है, बिजनेस में ज़्यादा रिस्क है, तो उसको क्या होगा, सैंपल भी ज़्यादा लेना होगा, हाई अमाउंट ऑफ सैम्पलिंग करनी होगी। मीन्स जो भी उसने चीज़ डिसाइड करनी, सपोज 10 बिल्स हैं, अगर लगता है उसको रिस्क कम है तो वो सिर्फ 2 बिल्स को चेक करता। बट अगर उसको लग रहा है कि ज़्यादा रिस्क है, तो वो क्या करेगा, 2 की जगह 8 बिल्स चेक करेगा। वो बोलेगा नहीं रिस्क तो बहुत है, तो थोड़ा सैंपल साइज भी हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग भी परफॉर्म करता है ऑडिटर, किसमें, इन दी टेस्टिंग फेज। क्लियर है यहाँ तक। देन नेक्स्ट लास्ट में वो क्या करता है, रिपोर्टिंग फेज। उसने जो भी इवैल्यूएशन करी, जो भी रिजल्ट्स निकले, सब कुछ फाइंड आउट करने के बाद वो ऑडिटर रिपोर्ट कर देता है रिपोर्टिंग फेज के अंदर, और अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, जिसमें वो क्या करता है, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर देता है। और क्या क्या ओपिनियंस होते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया पहले ही। ओके, तो ये सब था आपके फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में। नाउ आई होप आपको ये चैप्टर अब काफ़ी अच्छे से क्लियर है, आपका फाइनेंशियल ऑडिट कंप्लीट हो गया। बाकी हम आगे इसके ऊपर एमसीक्यूज भी करेंगे, बट फॉर टुडे दैट्स ऑल। सो लेट्स वाइंड अप। और अगर किसी को किसी भी चीज़ में डाउट है, कोई भी स्पेसिफिक डाउट है, चाहे किसी और टॉपिक के भी रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, या आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड इफ एनीबडी इज न्यू टू द चैनल, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट forget to hit the bell icon for regular updates. So stay tuned for my next video. Thank you.